हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम रेसिड्यू का जो टॉपिक है वो आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड वीडियो है रेसिड्यू की। लास्ट 2 वीडियोस में, फर्स्ट वीडियो में तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पोल, सिंपल पोल के लिए क्या फॉर्मूलेज हैं रेसिड्यू के, और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स देखे थे। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेसिड्यू के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एनालिटिक होने पर रेसिड्यू क्या होता है। ये सब इन्फॉर्मेशंस मैंने आप लोगों को बताई थी कि रेसिड्यू होता क्या है, कोएफिशिएंट लॉरेंट सीरीज़ की हेल्प से हम किस तरीके से रेसिड्यू को निकाल सकते हैं, तो वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। वीडियो के एंड में मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। तो उसी टॉपिक को आगे हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से रेसिड्यू को निकाला जाता है और एक्सटेंडेड वर्जन क्या है। एक्सटेंडेड वर्जन, रेसिड्यू थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आप लोगों को बताऊंगी। एंड देन वी विल डिस्कस कि ओरिएंटेशन किस तरीके से रिजल्ट को इफेक्ट करता है। ओरिएंटेशन में जैसे कि पॉजिटिव ओरिएंटेशन, डायरेक्शन की बात यहाँ पर हो रही है, पॉजिटिव ओरिएंटेशन और नेगेटिव ओरिएंटेशन होने से रिजल्ट में क्या फ़र्क आता है, तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वीडियो जब मैंने एंड की थी सेकेंड वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि रेसिड्यू किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी फंक्शन का इन्फिनिटी पर। दैट इज दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ रेसिड्यू 1/z²। फंक्शन में वैल्यू पुट करनी होती है 1/z, और इसका हम रेसिड्यू निकालते हैं 0 पर। इसका जो आंसर होता है, मतलब ये इसका जो भी आप रेसिड्यू निकालोगे और हम क्या करेंगे, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो रेसिड्यू होता है इन्फिनिटी पॉइंट पर। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया था। होता किस तरीके से है, फंक्शन की वैल्यू z इज इक्वल्स टू 1/w मान लो। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, डी z इज इक्वल्स टू 1/ ओमेगा नहीं, w मानकर चलो 1/w² एंड dw। ओके, तो जस्ट क्या कर रखा है, z की वैल्यू को 1/, देखिए एक चीज़ ये समझिए कि हमें ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखा हुआ है सिंगुलैरिटी में, कि आपको इन्फिनिटी पर निकालना हो फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, सिंगुलैरिटी के केस में भी हमने देखा था, तो हम सिंपली अगर इसको 1/z कर दें और इन्फिनिटी पे ना निकाल के 0 पे निकालें तो हमें सेम रिजल्ट, मतलब सेम ही आंसर मिलता था। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हो रहा है कि फंक्शन को किस तरीके से चेंज किया गया है, 1/z की फॉर्म में चेंज किया है। तो यहाँ पर z की वैल्यू हमने 1/w ले ली, इसका डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें वैल्यू निकालनी है f c d z की। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो फंक्शन में पहले वैल्यू पुट करो, z की जगह पे क्या पुट करना है 1/w, तो ये हो जाएगा 1/w। ठीक है, बस z की जगह पे क्या पुट कर दिया 1/w। dz की वैल्यू क्या है, -1/w² एंड dw। इसको कुछ इस तरीके से लिख रखा है, 1/w², फंक्शन पे 1/w एंड dw। ओके, वही सेम चीज़ ये रही, ये जो मैंने आपको बोला है ना नेगेटिव हो जाएगा, वो ये रहा, और बाकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो z है, आप लिमिट इसमें टेंड करा रहे हो, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या आंसर आया इन्फिनिटी। वहीं इस चीज़ को 1/z करके लिमिट आप टेंड करा दो, z इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0, आंसर क्या है इन्फिनिटी। ठीक है, तो वही सेम अप्रोच यहाँ पर लगाई गई है। तो इन्फिनिटी पे निकालने के लिए रेसिड्यू हम क्या करेंगे, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेसिड्यू निकालेंगे 0 पर, फंक्शन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा और नेगेटिव का साइन यहाँ पर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया रेसिड्यू एट इन्फिनिटी के बारे में। एक एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ, पर उससे पहले एक बार मैं आपको डेफिनेशन बता दूँ, स्टेटमेंट बता दूँ एक्सटेंडेड वर्जन की। एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रेसिड्यू थ्योरम। आप इस वीडियो को 4th वीडियो भी मान सकते हो रेसिड्यू से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कोशी रेसिड्यू थ्योरम जो है वो भी अपलोड की हुई है, तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इन केस आपको प्रॉब्लम होती है टॉपिक्स ढूंढने में या फिर नहीं मिल रहा है कोई भी टॉपिक, तो आप मुझे बता सकते हो डिस्क्रिप्शन, मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, एंड विल ट्राई कि मैं अटैच कर दूँ लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी। तो देखिए एक्सटेंडेड वर्जन क्या है रेसिड्यू थ्योरम का। एक्सटेंडेड वर्जन कहता है कि जो रेसिड्यू हम निकालेंगे फंक्शन का ए के पॉइंट्स पे, मतलब जो भी ये रेसिड्यू होगा, और रेसिड्यू जो होगा इन्फिनिटी पर, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी, ये इन दोनों का सम बराबर होता है 0 के। ठीक है,
रेसिड्यू जो इस पे निकल रहा है, और रेसिड्यू मतलब इस तरीके से सम ऑफ ऑल रेसिड्यू, सम ऑफ ऑल रेसिड्यू इंक्लूडिंग रेसिड्यू एट इन्फिनिटी इज ज़ीरो। जो भी सम होता है सारे रेसिड्यूज़ का सम किसके बराबर होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। ये चीज़ मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। चलते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि रिजल्ट एग्जाम्पल की हेल्प से ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकते हैं हम। एग्जाम्पल है कि हमें रेसिड्यू निकालना है इन्फिनिटी पर, और फंक्शन की वैल्यू हमें दी हुई है z⁴ 3 ले लेते हैं यहाँ पर, -3z + 2/z²। ओके, रेसिड्यू निकालना है, रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। तो मैंने अभी आपको बताया इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, रेसिड्यू माइनस फंक्शन की वैल्यू 1/z² f 1/z और 0 पे निकाला जाता है। ये है हमारे पास फॉर्मूला रेसिड्यू निकालने का इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये हम फॉर्म ले लेते हैं। फंक्शन में 1/z पुट करना है, सो दिस विल बी, इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, फंक्शन कैन बी रिटन एज, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए, तो अब ऊपर यहाँ पे z आ जाएगा, -3/1 कैंसिल हो जाएगा, +2/z²। ठीक है, फंक्शन को बस सिंपल अलग अलग फ्रैक्शंस में करके लिखा हुआ है। अब जहाँ पर z है वहाँ पर ये पुट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/z, और ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा -3z प्लस में 2z²। ठीक है, मतलब f 1/z कर दिया, जहाँ पर z है वहाँ पे 1/z करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/z -3z ऊपर से और प्लस 2z²। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करना है, 1/z² मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा क्यूब, यहाँ पे भी z², यहाँ पर भी z²। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, 1/z³ 3z प्लस में 2, ये आ गया। नेगेटिव का साइन भी है, वो लास्ट में मैं आंसर में लगाती हूँ। तो किस पे देखना है रेसिड्यू, 0 पर रेसिड्यू देखना है। रेसिड्यू हमें मिलता कैसे है, कोएफिशिएंट देख लें, अगर हम इस वाली टर्म का अगर हम कोएफिशिएंट देख लें तो वही हमारा क्या होता है, रेसिड्यू। मतलब कि, और निकालना किस पे, 0 पर, मतलब किसका कोएफिशिएंट देखना है, 1/z का कोएफिशिएंट हमें देखना है। तो यहाँ पर 1/z का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, -3, और एक नेगेटिव आपके पास ये रहा, मतलब पॉजिटिव का 3 आ गया। तो ये आ गया आपका रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। कितना आंसर आया, +3। क्लियर है। अब देखिए, ये तो मैंने निकाला है इन्फिनिटी पर रेसिड्यू किस तरीके से निकालना है। ये तो आप पहली चीज़ इस तरीके से सीख लीजिए कि रेसिड्यू इन्फिनिटी पे कैसे निकाला जाता है। अब जो मैंने आपको एक्सटेंडेड वर्जन बताया है रेसिड्यू थ्योरम का, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से सम 0 होता है। तो आप, ये तो वैल्यू हमने निकाल ली, मतलब इन्फिनिटी पर क्या रेसिड्यू है वो तो हमने निकाल लिया। अब मैं आपको फंक्शन का रेसिड्यू की वैल्यू निकाल के दिखाती हूँ, मतलब हम 0 पर निकालने वाले हैं। फंक्शन है हमारे पास f z इज इक्वल्स टू क्यूब -3z + 2/z² था। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा z -3, एक कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा 3z प्लस में 2/z²। ओके, z -3/z प्लस में 2/z²। ओके, तो इसका हम निकाल रहे हैं रेसिड्यू फंक्शन का। आपको रेसिड्यू किस पॉइंट पे मिलेगा, रेसिड्यू हमें मिलेगा 0 पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन को 0 पे प्रॉब्लम है, z² = 0 कर लो। फंक्शन को प्रॉब्लम किस पे, मतलब पोल निकालने का जो वे होता है, तो कितना आ गया, z = 0 आ गया। मतलब फंक्शन को 0 पे प्रॉब्लम है, जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम होती है उसी पॉइंट पर रेसिड्यू निकलता है। अदरवाइज एनालिटिक हो तो रेसिड्यू 0 आ जाता है वैसे भी। ठीक है, तो 0 पर निकालना है, इसका मतलब हमें रेसिड्यू, जैसे ही आपने इसको ऐसे लिखा तो क्या करना होता है रेसिड्यू के लिए, a माइनस, मतलब इसका कोएफिशिएंट चाहिए होता है। दिस इज़ व्हाट रेसिड्यू इज़। ठीक है, तो एक्सपेंशन जब आपके पास ऑलरेडी है तो हम क्या कर सकते हैं, कोएफिशिएंट देख लेते हैं इसका कोएफिशिएंट देखोगे तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, -3। ठीक है, यही है ना, 1/z का कोएफिशिएंट चाहिए, आंसर कितना मिला, -3। तो अभी आपने देखा कि जब हमने रेसिड्यू निकाला उस पे आंसर कितना था, +3, और हमने 0 पे रेसिड्यू निकाला तो उस पे आंसर कितना था,
नेगेटिव का 3, तो ये इसकी वैल्यू तो हमारे पास आ गई +3, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास -3, दोनों का सम किया तो आंसर कितना आ गया 0। तो ये मैं बोल रही थी कि एक्सटेंडेड वर्जन है रेसिड्यू थ्योरम का, मतलब रेसिड्यू जो पॉइंट्स पर निकल रहा है और इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स बोल रही हूँ उनका मतलब क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जिस पे फंक्शंस को प्रॉब्लम है। अदरवाइज फंक्शन जिस पे एनालिटिक है वो तो वैसे भी रेसिड्यू हमें 0 देगा, यही मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो दोनों का सम किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। क्लियर है। मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ, देखिए होता क्या है, ओरिएंटेशन डिस्कस करने से पहले हम ये देख रहे हैं, ओरिएंटेशन में भी अभी मैं इसी एग्जाम्पल का हेल्प लेने वाली हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए। हमने ये बनाया, ये कोई कर्व है हमारे पास, ठीक है, एंड ये मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बना देती हूँ सी। अब हमने बात की कि रेसिड्यू की बात की कि दोनों का जो सम है, रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एफ जी इन्फिनिटी पर, सॉरी ए के पॉइंट्स जो सिंगुलैरिटीज़ हैं उस पे, प्लस रेसिड्यू जो होगा एट इन्फिनिटी, उन दोनों का सम किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो ये हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, फंक्शन वही मान के चलते हैं जो हमने लास्ट में लिया था। तो वहाँ पे फंक्शन को प्रॉब्लम थी सिर्फ 0 पर, क्योंकि पोल निकालोगे आप, पोल बताएगा आपको कहाँ कहाँ फंक्शन को प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम थी सिर्फ हमें 0 पर। तो करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक क्लोज्ड कर्व बना लिया ये, ठीक है, तो इन्फिनिटी पर जो भी रेसिड्यू होगा उसका, और जो भी हम पॉइंट्स पे निकाल रहे हैं जिस पे फंक्शन को प्रॉब्लम है, दोनों का जब आप सम करते हो तो वो 0 के बराबर देता है। अगर हम बात करें बाकी के पॉइंट्स की, तो देखो बाकी के पॉइंट्स पे क्या है, फंक्शन एनालिटिक है, उस पे तो रेसिड्यू वैसे भी 0 है, तो रेसिड्यू आपको मिलेगा कहाँ पर, जहाँ पे फंक्शन को प्रॉब्लम होगी, तो उसका वो जो आंसर निकलेगा और जो इन्फिनिटी का आंसर निकलेगा वो हमेशा सम अप करके आंसर को 0 देगा। ठीक है, तो बोलने का जस्ट इतना मतलब है, फंक्शन जहाँ एनालिटिक है वहाँ तो ऑलरेडी रेसिड्यू 0 है ही, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वैल्यू मिलेगी और दोनों का सम जो है मिलाकर वो 0 दे देगा। क्लियर है। ओके, अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मतलब जैसे अगर मान लीजिए ये वर्ड लिखा है पॉजिटिव ओरिएंटेशन और एंटी ओरिएंटेशन, या तो वर्ड लिखा हो एंटी ओरिएंटेशन और काउंटर ओरिएंटेशन, ये सारे वर्ड्स एक ही बात को, मतलब एक ही ओरिएंटेशन को बोल रहे हैं। वो डायरेक्शन क्या है, जैसे मान लो ऐसे है तो ये हो गई इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और सेकंड जो वर्ड हो सकता है वो है नेगेटिव डायरेक्शन बोले और क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोले। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी इस साइड इस तरफ से हो गई। ठीक है, और नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव देखो नेगेटिव बोल रहा है तो क्लॉकवाइज हमें लेकर चलना है, मतलब इस साइड से। उल्टा याद रख लो, ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव है, तो वो डायरेक्शन इस तरफ से होगी। वेरएज अगर पॉजिटिव ओरिएंटेशन बोल रहा है तो वो इस तरीके से मूव किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या रेसिड्यू पे फ़र्क पड़ता है इस ओरिएंटेशन का, तो रेसिड्यू बोलो या फिर आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इस ओरिएंटेशन का, तो बिल्कुल पड़ता है। ओरिएंटेशन की वजह से जो आंसर का जो साइन है उसमें चेंजमेंट आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए इस वाले आंसर में जो भी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंगली आपने आंसर निकाला वो पॉजिटिव में है तो आंसर नेगेटिव में हो जाएगा इधर, और अगर ये पॉजिटिव में है तो इधर नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब साइन का फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ओरिएंटेशन से इस चीज़ का क्या मतलब है। ओके, सो बिफोर वी एंड दिस वीडियो एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, फिर हम ओवर करते हैं इस वीडियो को। देखिए मान लीजिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है सी, और एक फंक्शन हमें दिया हुआ है। फंक्शन की जो सिंगुलैरिटी है वो हम मान लेते हैं कि मतलब फंक्शन को 1 पे भी प्रॉब्लम है, 2 पे भी प्रॉब्लम है, और 3 ले लो या 5 ले लो, कुछ भी 5 पे प्रॉब्लम, मतलब फंक्शन कुछ इस टाइप का होगा। फंक्शन को प्रॉब्लम है तो मतलब ये क्या है, सारे पोल्स हैं आपके पास z-1 z-2 z-5, कुछ इस टाइप से मान लो आप। तो फंक्शन को इन तीनों पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, तो सिंगुलैरिटीज़ 1 to 5 हो गई। तो यहाँ समथिंग कहीं 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा। तो हम क्या करते हैं, आप एक कोई भी क्लोज्ड कर्व ले लो। ठीक है, अगर आपको डोमेन दिया हुआ है, अगर डोमेन सपोज कर लो कुछ यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, तो भी वो मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ।
नहीं दिया है तो भी आप इस चीज़ को समझिए। ये तीनों सिंगुलैरिटीज़ हैं। तो हमने क्या किया, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व लिया जो इन सारी सिंगुलैरिटीज़ को मतलब इस तरीके से हम क्लोज्ड कर्व ले रहे हैं सच दैट कि सारी सिंगुलैरिटीज़ उसके अंदर आ जाए। ठीक है, 1 2 5 जितनी भी सिंगुलैरिटीज़ थी, मान लीजिए और आगे और सिंगुलैरिटी होती तो हम अपने क्लोज्ड कर्व को थोड़ा और बड़ा कर देते। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोज्ड कर्व लिया हमने इन सच अ ऑर्डर दैट इट इनक्लोज्ड ऑल दी सिंगुलैरिटीज़। तो अब जब सारी सिंगुलैरिटीज़ इस क्लोज्ड कर्व के अंदर आ चुकी हैं तो क्या बचा, सिंगुलैरिटी बची इन्फिनिटी पर, सिंगुलैरिटी बची इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी पे भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा रेसिड्यू मिले, इट मे बी और मे नॉट बी का सीन होता है, हो सकता है मिल भी जाए और हो सकता है ना भी मिले। ठीक है, ओके। सो ये वो पॉइंट अभी है जिस पे रेसिड्यू के मिलने और ना मिलने के चांसेस हैं। क्लोज्ड कर्व ने सारी इनइक्वालिटीज़ को होल्ड कर रखा है। ठीक है, तो अभी जो हमने एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा तो उसने बोला क्या कि जितना जो भी रेसिड्यू निकलेगा फंक्शन का, ठीक है, तो ए के मतलब यहाँ पर ये A1 पॉइंट हो गया, ये A2 पॉइंट हो गया, ये A3 पॉइंट हो गया, और ए के मतलब और आगे अगर सिंगुलैरिटीज़ होंगी तो इस तरीके से वो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पे रेसिड्यू निकाला, इस पॉइंट पे रेसिड्यू निकाला और इस पॉइंट पे रेसिड्यू निकाला। सपोज करो कि 1 पे मिला आपको A रेसिड्यू निकालने पर, 2 पे मिला आपको B और 3 पे मिला आपको 5 पे मिला आपको C। तो इन तीनों को आप सम कर दोगे तो मतलब ये रेसिड्यू आ गया पॉइंट्स, यही तो मतलब हुआ। प्लस और इन 2 पाई आयोटा जो हम करते हैं, ये सब चीज़ें जो मैं पहले बता चुकी हूँ, बस मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इसकी जो रेसिड्यू हो गया वो तो इधर आ गया, इन्फिनिटी पर जो हमने रेसिड्यू निकाला वो इधर आ गया, दोनों का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है? तो देखिए इससे हमें एक चीज़ और पता चल रही है कि जो इसका रेसिड्यू है ना वो माइनस टाइम है इसका रेसिड्यू, इजंट इट? जो भी इसका रेसिड्यू होगा वो माइनस टाइम्स होगा, मतलब माइनस होगा किसका, इसका रेसिड्यू। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर रेसिड्यू निकालने में प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए सिंगुलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, सिंगुलैरिटी हो गई हमारे पास A B C D एंड E, कुछ इस तरीके से सिंगुलैरिटीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा सिंगुलैरिटीज़ हैं। तो इन सब की सिंगुलैरिटी मान लीजिए निकालने के लिए बोला गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक क्लोज्ड कर्व लेके इनको हमने इनक्लोज करा लिया। तो जो इन सब की रेसिड्यू हमें मिलने वाला है वो किसके बराबर होगा, मतलब नेगेटिव टाइम्स जो इन्फिनिटी पर होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिड्यू निकाल लें तो एक तरीके से हमें इन सब का रेसिड्यू, मतलब सम में बात कर रही हूँ मैं, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही, तो इसका रेसिड्यू और इन सब का रेसिड्यू अगर हम सम अप करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। तो इस तरीके से भी हम रेसिड्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ लास्ट एग्जाम्पल की हेल्प से, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है एंड सो ऑन, इस तरीके से इन्फिनिटी जाएगा। तो आपने अब जो आपको डोमेन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया है 3 तक। ठीक है, तो मतलब ये इस तरीके से इनक्लोज्ड हो गया। अब 5 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो जो रेसिड्यू 5 पे और इन्फिनिटी पर निकलेगा उसका सम किसके बराबर होगा, जो 1 और 2 पे निकला होगा। क्लियर है? तभी मतलब बराबर से बोलने का मतलब मेरा बार बार यही नेगेटिव टाइम्स होगा, सो दैट कि आप जब उसका सम करो तो वो 0 के बराबर आ जाए। तो या तो आप इसका निकाल लो या तो इन दोनों का निकाल लो। तो अगर इसका निकालते हो तो इसका पता चल जाएगा और इसका निकालते हो तो इसका पता चल जाएगा। ठीक है, नेगेटिव टाइम करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। मान लीजिए इसका आया 5 नहीं तो 8 बोल लो थोड़ी देर के लिए, 8 आया तो -8 इधर का हो गया। अगेन आई एम सेइंग इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, टोटल दोनों के जो रेसिड्यू निकालोगे उनका जो सम अप होगा उसकी बात हो रही है, टोटल रेसिड्यू की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 0। क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको थोड़ा सा हिंट यहाँ पर दे देती हूँ, जैसे कि फंक्शन fz इज इक्वल्स टू 1/z⁵ -1 z-3 है। अगर यहाँ पर हम ये देखें कि फंक्शन को पॉजिटिव ओरिएंटेड, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि फंक्शन को प्रॉब्लम किस पर है, तो यहाँ से देखिए आपको z⁵ इज इक्वल्स टू 1, यहाँ से आपको 5 ऐसी वैल्यूज़ मिलने वाली हैं जिस पे फंक्शन को प्रॉब्लम होगी। बेसिकली इट्स 5 वैल्यूज़ मिलेंगी, 1 ओमेगा स्क्वायर करके। ठीक है, क्योंकि यूनिटी nth रूट ऑफ यूनिटी की यहाँ पर बात हो रही है। तो 5 तो यहाँ पर वैल्यूज़ मिल गई जिस पे फंक्शन को प्रॉब्लम है, एक वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी दैट इज z इज इक्वल्स टू 3। तो अगर हम अपने एक्सटेंडेड वर्जन जो भी हमने थ्योरम पढ़ी उसको देखें तो क्या होगा, रेसिड्यू जो हमारा निकलेगा एट z इज इक्वल्स टू 3 प्लस जो हमारा रेसिड्यू निकलेगा एट z इज इक्वल्स टू z के, मान लो z के मतलब
ये जो 5 वैल्यूज़ होंगी ना, ओमेगा क्यूब, ओमेगा टू द पावर 4, 1 2 3 4 5, ओके, इन सब का रेसिड्यू, तो ये समेशन लगा देते हैं यहाँ पर, एंड प्लस किसका रेसिड्यू, इन्फिनिटी पे जो रेसिड्यू निकला होगा, उन सब का सम क्या होता है, 0। मैंने अभी आप लोगों को बताया, जितने भी रेसिड्यूज, जितने भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे जिसपे फंक्शन को प्रॉब्लम है, आप अलग अलग करके लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितने भी आपको पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं जिसपे फंक्शन को प्रॉब्लम है, उन सब का सम अप करोगे तो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। ओके, मान लेते हैं कि आपको पूछा, जो भी डोमेन दिया हुआ है उसमें डोमेन में 3 इंक्लूडेड नहीं है, 3 मान लीजिए बाहर आ रहा है। ओके, z इज इक्वल्स टू 1 डोमेन, 2 डोमेन मान लीजिए, तो 3 बाहर आ रहा है। क्लियर है? आपको सिर्फ निकालना है रेसिड्यू इसका। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, मतलब जो समेशन है रेसिड्यू हम निकाल रहे हैं z इज इक्वल्स टू जी के पे, इसको इधर ही रहने दो। इसको शिफ्ट करोगे तो माइनस टाइम हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा रेसिड्यू जो z इज इक्वल्स टू 3 पर निकलेगा, और जो इन्फिनिटी पर रेसिड्यू निकलेगा वो। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसका रेसिड्यू निकाल लें, इसका रेसिड्यू निकाल लें और इसमें पुट कर दें, तो आपके पास इसका रेसिड्यू निकल आएगा। ठीक है, तो बोलने का जस्ट इतना मतलब है कि एक्सटेंडेड वर्जन आप लोगों को हेल्प करेगी एग्जाम्पल्स में। जिस भी तरीके से क्वेश्चन हो किसी पर्टिकुलरली का पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो आंसर सेम आएगा, आप चाहे इसका निकाल लो तो भी आंसर सेम है, या आप इसको सॉल्व कर लो तो भी ये इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जिसमें लगे कि कम कैलकुलेशन की ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सबको इंक्लूड करते हुए आप लोगों की सारी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करूँ। एंड थैंक यू।